नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद देश में लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाने का रास्ता अब साफ हो गया है। इसे कानूनी स्वरूप देने सरकार जल्द ही संसद में बिल लाएगी, लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में मतभेद कायम है। ऐसे में इस कानून को जमीन पर उतार पाना कितना आसान होगा? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। आजाद भारत में 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे हैं, लेकिन नए राज्यों के पुनर्गठन और कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण चुनाव का रूटीन गड़बड़ा गया। पीएम मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश करते आए हैं। गत 15 अगस्त को अपने संबोधन में भी पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता जताई। उनका कहना था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस व्यवस्था से चुनावों में खर्च कम होगा और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ भी नहीं बढ़ेगा। एक दिन पहले मोदी कैबिनेट ने इसे लेकर आए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और अब संसद के अगले सत्र में इसे कानूनी रूप देने की तैयारी की। ये लागू हुआ तो साल 2029 में लोकसभा व राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन इससे पहले राज्यों में होने वाले चुनावों की संबंधित सरकार का कार्यकाल भी 5 साल से कम रहने वाला है। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को अव्यवहारिक बता रही है। अन्य दलों ने अपनी कोई बड़ी प्रतिक्रिया इसे लेकर अभी नहीं दी, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। देश हित के इस फैसले पर क्या सभी दल एक राय हो सकेंगे, इसे लेकर संशय बना हुआ है। डीएनएन के लिए प्रतिष्ठा मिश्रा की रिपोर्ट। तो बिल्कुल आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी भी विपक्ष उससे कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहा है। चलिए आज जो बहस करेंगे इसी मुद्दे पर, हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हितकिशोर गुप्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वही हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हितकिशोर जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की सराहना कर रही है और कह रही है कि ये एक अच्छी पहल है, इससे देखिए खर्चा कम होगा, तमाम फायदे भी बता रही है और कैबिनेट से भी इसको मंजूरी मिल गई है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये सब किशोर जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। हेलो, अरे ये जो है संवैधानिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। चुनाव आयोग खुद तैयार नहीं है अभी जो है हमारे यहाँ एकदम इतने सारे। किशोर जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही। मैं एक बार चाहूंगी कि आप नेटवर्क में आने का प्रयास करें। तब तक मैं पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनसे जवाब लेना चाहूंगी। पंकज जी, देखिए, जितना मैं हितकिशोर जी को सुन पाई तो वो बोल रहे हैं कि व्यवहारिक नहीं है ये वन नेशन वन इलेक्शन, और विपक्ष जो है कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। आप कैसे देखते हैं इस वन नेशन वन इलेक्शन को? पहले आपसे ये जानते हैं। सृष्टि जी, देश में 1992 में जो विधि कमीशन बना था, लॉ कमीशन बना था, उस विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने सिफारिश कर दी एक देश एक चुनाव की, और देश में 52 से लेकर 67 तक के 4 चुनाव जो थे वो ये पूरे देश में साथ होते थे। और 52 के बाद इलेक्शन कमीशन और उसके बाद के जो लॉ कमीशन है, सबकी रिकमेंडेशन वन नेशन वन बोल की है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प जरूर किया है, लेकिन उसकी प्रक्रिया का पालन किया। पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, एक्सपर्ट कमेटी थी, जिसमें ढेर सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे। सबने मिल बैठकर देश भर में 191 दिन, मतलब लगभग 6 महीने समय तक बातचीत करी। दुनिया भर में, देश भर में इसके जो स्टेक होल्डर थे, जो इससे सीधे सरोकार था जिनका, उन सबसे बातचीत करी। बातचीत करके 18,500 पेजों की रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में उन सारे बिंदुओं का उल्लेख है
और सृष्टि जी इसके बाद भी उस आयोग ने जो कोविड कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने देश के 62 जो राजनीतिक दल है उनसे चर्चा करी। 62 में से 15 ने अपनी राय देने से मना किया, 15 ने असहमति जताई और 32 देश के राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस पोल के लिए सहमत है। और उसके बाद भी अभी तो ये देश की कैबिनेट ने, मोदी सरकार की कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। ये ड्राफ्ट सदन में जाएगा। दोनों सदन में मिलाकर लगभग 800 सदस्य, 250 राज्यसभा के और 552 लोकसभा होता है, 543 पर चुनाव हो रहा है। तो लगभग 800 के आसपास देश की लोकसभा में संसद है जो 143 करोड़ को भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये 800 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर तय करेंगे ना। अभी सदन के फ्लोर पर चीजें हैं और वहां उन सारे चीजों को कि किन विधानसभाओं का कार्यकाल त्रिपूर्ण करना है, किन का पोस्टपोन करना है। आप सृष्टि जी, हम देश भर में चुनावों पर हर साल लोकसभा विधानसभाओं का अनुपात लगाएं तो लगभग 100,000 करोड़ से अधिक का खर्चा हर साल होता है, हर साल। पिछला लोकसभा चुनाव 60,000 करोड़ का हुआ है, लोकसभा 2024 का चुनाव। तो मुझे लगता है कि एक रूपता है कि एक वोटर लिस्ट होगी, एक साधन संसाधन होगा, तो बहुत सारा धन, बहुत सारा मानव संसाधन, बहुत सारा समय बचेगा। अभी हम देखें तो प्रैक्टिकली किसी भी सरकार को 4 साल मिलते हैं काम करने के लिए, क्योंकि 4-6 महीने की तो आचार संहिता लग जाती है, उसके पहले से वातावरण बन जाता है चुनाव का। तो मुझे लगता है कि व्यापक चुनावी हित में, जनहित में सबको सोचना चाहिए और फिर देश की संसद तय करेगी क्या करना है। जी चलिए हित किशोर जी, अगर आप नेटवर्क में आ गए तो मैं आपसे जवाब लूंगी इस पर। वन नेशन वन इलेक्शन का लुभावना नारा देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से कर रही है और इनको अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे पास ना तो राज्यसभा में पर्याप्त संख्या है और ना लोकसभा में इनके पास पास कराने की, इस बिल को पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या है। केवल हिंदुस्तान की जनता का मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। यह प्रशासनिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से कतई संभव नहीं है। आप ये बताइए, 6-7 हजार हम एमपी और एमएलए का इलेक्शन अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियों में कराते आए हैं और वहाँ अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार चुनाव होते हैं, वहाँ डेटा उस हिसाब से आती है। इसके अलावा इसमें जो खामी है बड़ी, वो ये है कि इसमें पंचायतों को शामिल नहीं किया गया, जनपद को शामिल नहीं किया गया, जिला पंचायत को शामिल नहीं किया गया, नगर पालिका को शामिल नहीं किया गया और नगर निगम को शामिल नहीं किया। लगभग मैं समझता हूँ 12 से 15 हजार प्रतिनिधियों का चुनाव अलग से होगा। ये कह रहे हैं कि खर्चा कम होगा, बेवकूफ बना रहे हैं इस देश को। आप मुझे बताओगे उनके लिए हमला नहीं लगेगा दोबारा से, उतनी मतपेटियां दोबारा से सेट नहीं होंगी। इनसे पूछो जरा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से केवल गाल बजाने का काम करते हैं। जो नरेंद्र मोदी अमित शाह कहते हैं उसको ये शेख चिल्लियों की तरह उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आरएसएस का यही एजेंडा है। जनता को बेवकूफ बनाओ, महंगाई पे मत बोलो, भ्रष्टाचार पे मत बोलो, बेरोजगारी पे मत बोलो, सांप्रदायिकता पे मत बोलो, केवल हिंदू मुसलमान करते रहो और वन नेशन वन इलेक्शन कर दो। आप बताओ, क्या एक भाषा है इस देश में? वन लैंग्वेज है? वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, है क्या कहीं? जी चलिए हमारे साथ जी पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी भी मौजूद है, उनसे समझ लेते हैं। देखिए रवि जी, आपने दोनों तरफ सुना है, यानी हित किशोर जी को भी सुना, आपने पंकज जी को भी सुना। इस पर आपसे जानेंगे आपकी प्रतिक्रिया। देखिए सृष्टि, पहली बात तो ये है कि स्वाभाविक तौर पर इस मामले को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, उसमें आप देखिए कि तमाम वो लोग थे, कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग, मतलब जो भी रहे। देखिए कोविंद जी तो अध्यक्ष रहे, इनके अलावा अमित शाह, हरीश साल्वे, अधीर रंजन, गुलाम नबी, एन.के. सिंह जो 11वें-15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप पूर्व महासचिव हैं लोकसभा के, और संजय कोठारी जो पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। इस 8 सदस्यीय कमेटी ने करीब 7 देशों का अध्ययन करा है। उसके बाद 17,000 से ज़्यादा पेज की एक रिपोर्ट, 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट पिछले मार्च में राष्ट्रपति को सौंपी। उसमें तमाम उन चीज़ों का ब्यौरा है कि कैसे इस काम को किया जा सकता है जो पहले देश में होते रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है। 1900, जैसे पंकज जी ने भी कहा, देखिए 1967 तक 3-4 चुनाव लगातार एक साथ होते रहे। चुनाव आयोग तब भी था और तब भी चुनाव करवाए जाते थे और अब भी चुनाव आयोग है। अब सवाल यही है कि जब तमाम दलों के प्रतिनिधित्व इस कमेटी में भी रहा, इसके अलावा जैसे पंकज जी कह रहा है कि देखिए इतने दलों से बातचीत हुई, कुछ ने असहमति जताई लेकिन अधिकांश ने सहमति जताई। सवाल ये कि अब इस व्यवहारिक बात तो देखिए, जो व्यवहारिक तर्क है
इसमें किसी राजनीतिक दल विशेष की बात नहीं है, क्योंकि नफ़ा होगा तो सबको होगा, नुकसान होगा तो सबको होगा। तो जाहिर बात है कि जो व्यावहारिक पक्ष है वो यही है कि जो प्रधानमंत्री की जो सोच है कि भाई एक साथ चुनाव होने से, एक तो देखिए कितना हर साल जब चुनाव होते हैं, अभी इसी देखिए हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, कितना बड़ी राशि खर्च होती है, पूरा प्रशासनिक अमला, देश भर के अधिकारी ऑब्जर्वर के तौर पे इधर से उधर जाते हैं, है ना, तमाम काम प्रभावित होते हैं। 2 से 3 महीने के करीब आचार संहिता हर राज्य में लगी होती है, तो उस दौरान के विकास काम ठप होते हैं। वो तमाम चीज़ें हैं, वो व्यवहारिक पहलू है कि इसकी वजह से इसे देश हित में समझा जा रहा है, और उसी की दृष्टि से केंद्र सरकार ने इसको कल कैबिनेट में मंजूरी दी है, और अब नवंबर दिसंबर में जो शीतकालीन सत्र है उसमें से बिल आने की तैयारी भी है। अब सवाल यही है कि क्यों इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जब क्या पहले ऐसा नहीं हुआ कि पहले एक साथ चुनाव नहीं होते थे? वो तो ठीक है कि भाई 1968-69 में कई विधानसभाएं भंग कर दी गई, फिर उसके बाद 1970 में लोकसभा भंग हो गई, इसकी वजह से रूटीन गड़बड़ाया था। अगर वो रूटीन एक बार फिर पटरी पर लाया जाता है, देश को अगर एक खर्चे से, बड़े खर्चे से बचा जाता है। आपको मालूम है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें करीब 1.25 लाख करोड़ के खर्च का अनुमान जताया गया है। उससे पहले 60-65 हज़ार करोड़ का खर्च था, 2014 में 30,000 करोड़ था। यानी चुनाव दर चुनाव ये खर्च सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते जा रहा है। केवल लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखिए कि अगर बात करें तो 4130 विधानसभा की 4130 सीटें जो है देश में है, और 453 लोकसभा की हो गई। अब आप सोचिए कि अगर इन सब सीटों के एक साथ चुनाव हो जाते हैं, और देखिए कल अश्विनी वैष्णव जी ने एक बात भी कही कैबिनेट की बैठक के बाद कि पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा रहेंगे, और दूसरे चरण में नगरीय निकायों को भी शामिल किया जाएगा। यानी मंशा ऐसी नहीं है कि नहीं साहब नगरीय निकायों को छोड़ दिया जाए, उनके साथ चुनाव ना कराएं। मुझे लगता है कि तमाम बातों का अध्ययन करने के बाद सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, और अगर राष्ट्र हित में कोई अच्छा निर्णय है तो मुझे लगता है कि सभी को उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सभी उससे प्रभावित होते हैं। आप, हम सब। आप देखिए जब आचार संहिता लगती है तो किस तरह से कामकाज ठप हो जाते हैं हर राज्य में। प्रशासनिक अमला, जो महिलाएं, पुरुष कर्मचारी जो है वो रात दिन ड्यूटी करते हैं, और कैसे तकलीफ़ों के साथ इस कार्य को संपन्न कराते हैं। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तमाम सुरक्षा बल की पूरी तैनाती कहीं ना कहीं इस तरह चुनाव के दौरान वन साइडेड हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों से अगर एक ही बार में मुक्ति मिलती है, अगर दो महीने भी चुनाव चलते हैं तो कौन सी बुराई है? 2 महीने में ठीक है, आप 5 साल में 2 महीने तो देश उसको सहन कर लेगा, लेकिन हर साल हर राज्य में इस तरह की स्थितियां निर्मित होती रहें, मुझे लगता है राजनीतिक दलों के लिए भी तकलीफदायक है, और जनता के लिए तो है ही, क्योंकि राजनीतिक दलों को भी हर तैयारी करना पड़ती है। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव निपटेंगे, उसके बाद आप महाराष्ट्र और झारखंड और तमाम राज्यों की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो। अगर सबकी तकलीफ एक निर्णय से दूर होती है, मुझे लगता है कि इसको सर्वसम्मति से इसको चीज़ को लागू किया जाना चाहिए। जी चलिए पंकज जी इसे जवाब ले लेते। पंकज जी देखिए, आपने सुना रवि जी को, उन्होंने तारीफ की है इसकी, और जिस तरह से भी आप जिक्र करते कि खर्चा कम होगा और विकास कार्यों में जो रुकावट आती है वो नहीं होगी। लेकिन इसमें एक और सवाल है, देखिए इलेक्शन कमीशन ये चुनाव कराता है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतना फोर्स आ पाएगा? दूसरी ओर देखिए ईवीएम मशीन भी लिमिटेड है, तो क्या इनको बढ़ाने में क्या क्या तैयारियां इसको लेकर सरकार की? चलिए पंकज जी से ये जवाब मैं थोड़ी देर से लूंगी, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। मैं किशोर जी आपके पास आऊंगी। देखिए रवि जी ने जो अभी जिक्र किया, राजनेताओं यानी राजनीतिक दलों को भी इससे फायदा होगा, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए अगर नुकसान होगा तो सभी दलों को होगा, फायदा होगा सभी दलों को होगा, फिर क्या दिक्कत है कि अगर जनता और राजनीतिक दलों की समस्या एक बार में सुलझती है? तो ये शब्दों के जाल में लेके भ्रमित करना चाहते हैं। इनसे पूछो, इनके पास लोकसभा में पर्याप्त बहुमत है इस बिल को पास कराने के लिए? तो बहुमत अभी फिलहाल इस पहल को हम देखते हैं ना, वो तो शीतकालीन सत्र में सामने आ ही जाएगा। एनडीए की जो सरकार है, कितने सांसदों का इनको समर्थन प्राप्त है, और उसमें से भी अभी नीतीश कुमार और हमारे जो चंद्रबाबू नायडू भागने वाले हैं। अच्छा, कुछ है ही नहीं इनके पास, ना राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत है, ना लोकसभा में पर्याप्त बहुमत है, और ना चुनाव आयोग के पास इतनी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं कि 6-7 हजार जनप्रतिनिधियों का चुनाव एक साथ करा लें। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ में। जी तो चलिए मैं एक बार जानना चाहूंगी पंकज जी कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मैं आपके साथ हूँ, बीच में आवाज चली गई थी आपके एंड से, बताइए। जी 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 पंकज जी, मेरा सवाल ये था, देखिए पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी से हम अभी चर्चा कर रहे थे इसी विषय पर, और उन्होंने सराहना की है इस पहल की। उन्होंने कहा है कि देखिए, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे कि चुनावी खर्च जो है कम होगा, जो विकास कार्यों में रुकावट आती है वो भी कम होगी। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतना फोर्स रहेगा, या ईवीएम मशीनें जो कि लिमिटेड है, क्या इनको बढ़ाने में कुछ तैयारी की जाएगी? देखिए सृष्टि जी, ये सारे प्रश्नों के उत्तर, इससे बड़े प्रश्न विधानसभाओं के कार्यकाल त्रिपुर और पोस्टपोन करने का है। तो उन सारे विषयों पर 18,500 पेज की रिपोर्ट में विस्तृत चर्चा है, और उस पर इस देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होगी, और फिर देश के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारा संविधान है, वो तय करेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया और उसका अनुमोदन तो देश की पार्लियामेंट करेगी। तो जिनको चीख पुकार मचाना है, तो यहाँ स्टूडियो में चिल्लाने से क्या फायदा। जी हित किशोर जी बोल रहे हैं कि मेजोरिटी है, मेजोरिटी है, बिना मेजोरिटी के कोई पास होगा क्या? नहीं पास होगा तो हमारी चिंता है, आपकी चिंता काय को है? आप तो वहां अपने पक्ष को विरोध करना, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपसे। लेकिन जो सरकार कोई बिल लेकर आती है, ये कतई उसकी प्रक्रिया चर्चा की, चर्चा होगी। जी हित किशोर जी, मैं आऊंगी आपके पास, 1 मिनट उनको बोल लेने दीजिए। जी जिनके पास सृष्टि जी राज्यसभा में 27 सीटें, लोकसभा में 99 सीटें, वो कह रहे हैं इनके पास बहुमत है क्या? अरे इनके पास क्या, कुछ नहीं है। 15 साल हो गए, मतलब 3 चुनाव हो गए, 100 के पार नहीं जा पाए। पूरे हिंदुस्तान को पता है कि एनडीए को 200 से कम सीटें का बहुमत प्राप्त है। मुझे सिर्फ ये लगता है सृष्टि जी कि कोई भी कार्य, अच्छा कार्य, उसका विरोध इसलिए करना है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, ये भाव कांग्रेस पार्टी का है, और इसलिए विरोध करें। कोई तर्क नहीं इनके पास। 67 तक देश में एक चुनाव होते थे, वो गलत थे क्या? नेहरू जी के समय तक गड़बड़ होती थी? 64 तक तो नेहरू जी थे देश में प्रधानमंत्री, तो क्या गलत होता था ये सब? मुझे लगता है कि हम सबको किसी भी अच्छी चीज का स्वागत करना चाहिए, और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लाया गया है। कौन सज्जन है, बोलिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं? मेरी बात रुक जाइए किशोर जी, पहले उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। जितना सा है जी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान सम्मत प्रक्रियाओं का पालन करती है। रामनाथ कोविंद जी देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके साथ समिति में जितने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे वो थे। उन्होंने देश के 62 राजनीतिक दलों से बातचीत करी, 32 सहमत थे, 15 असहमत थे, 15 ने राय नहीं दी। उसके बाद भी देश की संसद में तय होगा ना। अभी से आपाधापी आए तो मतलब क्या फायदा? अरे बहुमत हमारे पास है नहीं, देश वहाँ संसद में दिखेगा कि यहाँ स्टूडियो में दिखेगा बहुमत जी। और इसकी चिंता तो हम करेंगे ना, कि पास कराना है कानून को, कि वो करेंगे जिनको सीटें नहीं मिल रही 100 के बाद 3 चुनावों से। जी जी किशोर जी, आप कुछ कह रहे थे, कहिए, आप रखिए अपनी बात। जी आप कुछ कह रहे थे किशोर जी, आपका कुछ सवाल था? देखिए पंकज जी कह रहे हैं कि आपके पास कोई तर्क नहीं है, सिस्टमैटिक अगर प्रोसीजर होता है, जनता का यानी जो खर्च होता है चुनाव में, अलग अलग, रवि जी भी इसका जिक्र करते हैं कि अलग अलग राज्यों में देखिए जब खर्च होता है, आचार संहिता लगती है, विकास कार्य प्रभावित होते हैं, तमाम तरह की परेशानियां आती हैं इस दौरान लोगों को। तो जब जनता यानी राजनीतिक दलों के लिए भी तो मुसीबत है कि आप एक बार अपनी पार्टी यहाँ, एक बार आप पहले उम्मीदवारों के नाम घोषित करें, या फिर उसके बाद आगे का चरण आप फॉलो अप लें। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि एक बार में चुनाव हो जाए, और एक बार में सभी राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव, सभी तरह के चुनाव जो एक बार में अगर निपट जाए तो क्या बुराई है? पहले नेहरू जी के टाइम पे भी हुआ है जी, तो एक बार में चुनाव पहले नेहरू जी के टाइम पे भी हुआ था, लेकिन उसमें ये शामिल किए गए थे जिला पंचायत, जनपद, पंचायतें, और तो इसको 2 फेज में करने की बात कह तो रहे हैं, 2 चरण में, यानी पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को रखा गया है, दूसरे फेज में अरे तो रखा है। मशीनें हैं क्या? आप पूछ लो ना उनसे कि निर्वाचन आयोग बताए ना कि उतनी ईवीएम मशीनों की व्यवस्था है क्या, उतने कर्मचारियों की व्यवस्था है क्या? एक एक स्टेट में चुनाव कराने के लिए इधर से उधर 5-5 चरणों में चुनाव कराते फिरते हैं, बकवास करते हैं कि हम करेंगे जी। व्यवहारिक है क्या ये? कहीं आप एक ही बात कर रहे हैं, बार बार व्यवहारिक है, लेकिन एक कम से कम एक अच्छा मुद्दा तो लाइए कि इस पर हम सवाल खड़े कर सके। देखिए उन्होंने कहा कि 2 चरणों में हमने इसको रखा है, एक चरण में हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात रख रहे हैं, यानी एक चरण में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होंगे, दूसरे में निकायों के और पंचायत चुनाव होंगे ना। और इसको लेकर भी 2 साल में अगर कोई सरकार भंग होती है 2 साल में, तो उसके बाद वापस उस राज्य में चुनाव होगा। निर्वाचन आयुक्त बोले ना, निर्वाचन आयुक्त को नहीं बोल रहा, बोले ना
बयान दे संसद में, निर्वाचन आयोग। तो वो भी है ना, पहले आप तो इसका समर्थन दीजिए। आप तो बिल्कुल ही नहीं आने दे रहे, आप तो यही कह रहे हैं कि भाई गलत ही है, ये पॉलिसी ही गलत है, ये आने ही नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी बात रखेगा कि भाई आप वो कैसे व्यवस्था करेगा, किस तरह से होगा, फेजेस में चुनाव कराना है, कितने फेजेस में चुनाव कराना है जी। कोविड में भी इनने ऐसे ही किया था, नोटबंदी में भी इनने ऐसे ही किया था। प्रधानमंत्री ने पहले घोषणा कर दी थी, 50 की मशीनरी तैयारी नहीं थी उसके लिए, जनता मरी उसमें जी। वही इसमें होने वाला है। प्रधानमंत्री पहले घोषणा कर रहे हैं और बाद में इलेक्शन कमीशन टाटा हिट करेगा और जनता बेचारी परेशान होगी और पैसे का दुरुपयोग होगा, समय का दुरुपयोग होगा, जान जोखिम और यही बचाने के लिए तो ये पहल लाई गई। चलिए इसी का जवाब पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है, उनसे मैंने आपके सवाल सुन लिए। चलिए हमारे साथ रवि अवस्थी जी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। देखिए रवि जी तमाम आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से बात अभी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हित किशोर जी यही कह रहे हैं कि ये पहल ही गलत है और वो कहीं ना कहीं इसकी सराहना ही नहीं करना चाह रहे हैं। वो सीधे बोल रहे हैं कि गलत है, व्यावहारिक नहीं है, बार बार इसी चीज का वो प्रयोग कर रहे हैं। मेरे को लगता है सृष्टि केवल विरोध के लिए विरोध हो रहा है कि विरोध करना है। जैसे बजट की प्रतिक्रिया देने में कई बार विपक्ष जैसी प्रतिक्रिया देता है ना, वो मुझे लगता है उसी टाइप की प्रतिक्रिया है। और देखिए आप जो रिपोर्ट आई है उसमें सब चीज़ें बिल्कुल खुलासा किया गया। 18,000 पेज की अगर रिपोर्ट है तो उसमें सारे बिंदुओं पर कमेटी ने अपनी राय दी है कि देखिए उन्होंने पहले ही कहा कि तमाम यानी वोटर लिस्ट, एक वोटर लिस्ट बने, एक आईडी बने और चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए पूरे संसाधन यानी एडवांस प्लानिंग करी जाए। अब सवाल ये है कि देखिए और राज्यों के जो चुनाव को जो टाइम पीरियड है उसका भी पूरा खुलासा किया गया है कि जिस राज्य में उदाहरण के तौर पे जहां 2026 में चुनाव होंगे तो जाहिर बात है कि उनका कार्यकाल 2029 तक 3 साल रहने वाला है, चाहे वहाँ बीजेपी की सरकार बने चाहे कांग्रेस की। उत्तर उसमें तो यूपी भी आ रहा है, देखिए 2026 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने, उत्तराखंड में भी होने। अब सवाल ये, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे ज़रूर है कि जहाँ दिसंबर 2028 में चुनाव है और 4-5 महीने बाद फिर लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, तो हो सकता है इन दो राज्यों को लेकर कोई निर्णय हो। लेकिन बाकी राज्यों में तो जाहिर बात है कि 2-2, 2.5 साल, किसी को 3 साल, किसी को 3.5 साल का टर्न मिलेगा, तो इसमें बुराई क्या है। वहाँ तो बीजेपी की भी सरकार हो सकती, कांग्रेस की भी हो सकती, किसी अन्य दल की भी हो सकती है। अब सवाल ये कि वो फार्मूला सुझाया गया है, ऐसा नहीं कि वो फार्मूला नहीं है। चुनाव आयोग को लेकर भी सहूलियत बताई गई है। आप देखिए अभी पिछले लोकसभा चुनाव हुए 7 चरणों में हुए ना पूरे देश में, क्या पूरे देश में अगर एक ही दिन करा लेते चुनाव तो क्या संभव था ये? तो ऐसे ही जब एक साथ चुनाव पूरे देश में कराए जाएंगे, जब लोकसभा के चुनाव पूरे देश में 7 चरणों में हो सकते हैं, तो क्या वो 7 चरणों में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते? तो ये सवाल खड़े करना ठीक है। उस समय ईवीएम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो जाहिर बात है कि रिपोर्ट में वो पहले ही कहा गया है कि भाई एक सिंगल वोटर आईडी बनाइए, सिंगल वो बनाइए, वोटर लिस्ट बनाइए, मशीनों की पूरी व्यवस्था करिए, टेक्निकल यानी पूरा फोर्स कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उस तमाम इंतजामों के बारे में बात कही गई है। और मुझे लगता है कि रिपोर्ट में और भी ज़्यादा विस्तार से वर्णन है तमाम चीज़ों के कि किस तरीके से इसको क्रियान्वित किया जा सकता है। केवल विरोध के लिए विरोध करना कि साहब, मुझे कई संसद में कई ऐसे उदाहरण रहे हैं सृष्टि कि जब जनहित में और राष्ट्रहित में जो सरकारें अगर कुछ लेकर आई हैं तो उसको सबने मिलके एक सुर में जो है उसका साथ दिया है, चाहे वो विधानसभाएं हो, चाहे लोकसभा रही हो या राज्यसभा रही हो। तो केवल विरोध के लिए विरोध करना कि साहब मोदी सरकार ये ले आई तो फिर ऐसा नहीं इनको क्रेडिट मिल जाए तो हम विरोध करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये तो कहीं तक उचित नहीं है। क्योंकि अगर इसे आप देते ये कहाँ तक के राष्ट्र विरोधी, तो आप कह ही नहीं सकते कि नहीं ये बहुत देश के लिए घातक है। देश का तो हित ही हो रहा है ना, पैसा भी बच रहा है, संसाधन बचेंगे, तमाम ऊर्जा बचेगी प्रशासनिक अमले की, जो समय खराब होता है लोगों का, राजनीतिक दलों की जो परेशानियां होती कि एक चुनाव के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, वो काम खत्म होगी। तो इसमें बुराई क्या है सृष्टि? बिल्कुल रवि जी, फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। बहुत धन्यवाद किशोर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और रवि जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल आपको बता दें, मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद देश में लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाने का रास्ता कहीं ना कहीं साफ हो गया है। इसे कानूनी स्वरूप देने के लिए सरकार जल्दी संसद में बिल लाएगी, लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में मतभेद लगातार कायम है। आज हमने चर्चा में भी देखा कि किस तरह से विपक्ष जो है अभी कहीं ना कहीं इससे नाखुश नजर आ रहा है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।